तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, जो सब पढ़ के आए हो क्लास 12th में। ठीक है ना। क्लास 12th का सबसे पहले आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था क्या, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, और बहुत ईजी चैप्टर भी था। पूरी बुक में आपने देखा होगा कि सबसे ईजी चैप्टर यही लगा होगा, 3rd एंड 4th। तो हम उसी की बात आज करने वाले हैं। तो आज वो चैप्टर तो आपने अलग अलग पढ़ा था, पहले मैट्रिक्स पढ़ा, फिर उसमें कई सारी क्लासेस लगी, फिर डिटरमिनेंट्स पढ़ा, उसमें कई सारी क्लासेस, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज मैं आपको दोनों जो टॉपिक है उनका पूरा का पूरा बेसिक एक साथ बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप वो दो चीज़ें पढ़ के आ चुके हो। तो मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है ना। कोई भी नंबर को रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंट करना। मान लो मैं एक नंबर लिखता हूँ 4 3 2 1 5 6। आपसे पूछो कितनी रो है इसके अंदर, 3 रो कहाँ से दिख गई, R1 R2, 2 रो। देखो ऐसे वाली रोज होती हैं और ऐसे वाले कॉलम होते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे नंबर है, ये कॉलम में है, C1 C2, और ये बनने वाला इसका ऑर्डर बताओ क्या बनने वाला है। यहाँ पर 2 रो है और 3 कॉलम, ठीक है। तो रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, कॉलम को J से, ठीक है। एक रो है और एक कॉलम है। देखो अब जैसे मान लो मैं बोल दूं 4 2 3 2, ये क्या है, 2 रो और 2 कॉलम, याद रहेगा। ये तो बात हम छोटी सी बात करें किसकी, मैट्रिक्स की बात करिए। लेकिन अगर डिटरमिनेंट्स, देखो डिटरमिनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हम केवल और केवल स्टडी किसकी करते हैं, स्टडी ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये क्या दिख रहे हैं 2 by 2, कैसी मैट्रिक्स है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। 3 by 3 क्या है ये, स्क्वायर। ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पे रो और कॉलम इक्वल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मान लो मैं बोल दूं 4 by 4, क्या बोलेंगे इसको हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, जितने रो है उतने ही कॉलम। तो डिटरमिनेंट्स के अंदर केवल और केवल हम स्क्वायर मैट्रिक्स की स्टडी करेंगे, लाइक 2 by 2 3 by 3 4 by 4। तो 4 by 4 को तो जब तक जानना नहीं, आपको केवल 2 ही बातें जाननी है, एक 2 by 2 की और एक 3 by 3 की, ठीक है। डिटरमिनेंट्स का जो साइन होगा देखो इस तरह से होगा, मॉडुलस फॉर्म में लिखा होगा। मान लो मैंने कुछ नंबर लिख दिया 4 3 1 और 5। अगर आपसे मैं बोलूँ इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे। तो निकालने के लिए ध्यान देना, 2 by 2 है ना। अगर हम यहाँ से इधर जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो 4 5 जा क्या बन रहा है, 5 4 जा 20, कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर लेफ्ट से राइट में जाएंगे ना बच्चों, तो क्या करेंगे, साइन चेंज। थोड़ा बहुत याद आ रहा है, या तो पूरा आ गया होगा ना, अभी तो पेपर दिए। क्या बताया मैंने आपको, 5 4 जा 20। बट अगर आप लेफ्ट से राइट में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज। 1 3 जा 3, लेकिन क्या लग जाएगा बीच में, -3। तो ये 2 by 2 को इस तरह सॉल्व करना है। पहला स्टेप समझ में आ गया। तो अभी तक आपने केवल 2 ही बातें डिस्कस करी कि मैट्रिक्स क्या हो सकता है और डिटरमिनेंट्स क्या होता है। लेकिन अगर 3 by 3 की मैट्रिक्स होती तो कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज 4 3 1 5 3 0 1 2 1। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 4 का 4, ये नंबर फर्स्ट वाला नंबर लिख दिया, इसको छुपाया ऐसे, क्या बचा, जो नंबर बच गया लिख दो, 3 0 2 और 1। और देखो अगर बीच वाली अब हम लिखेंगे, इस नंबर को लिखेंगे, इसके साथ साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो क्या कर देंगे यहाँ पर, नेगेटिव। एक लाइन और लिख दूँ मैं यहाँ पर, साइन चेंज। बीच वाले नंबर का हमेशा साइन चेंज होगा। ये नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पर नेगेटिव। इसे हटा दो, क्या बच गया, 5 0 1 1। और लास्ट में क्या है, 1। ये रो कॉलम हटा दो, 5 3 1 2, 4 का 4, हाँ जी, 1 3 जा 3, 2 को 0 से करो 0, -3 का -3, 1 5 जा 0 करेंगे तो कितना आएगा 0, +1, 2 5 जा
10, देखो 2 5 10। और जब हम ऐसे जाएंगे, ये तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जाएंगे तो क्या करेंगे, साइन चेंज, तो 1 3 होता है 3 +3, बट क्या कर देंगे इसे हम -3। तो इस तरीके से सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत। तो अभी तक आपने क्या देखा, 2/2 को हो तो डिटरमिनेंट ये सॉल्व करना, 3/3 का तो इस तरह सॉल्व करना है। एक कॉन्सेप्ट और देखो, ये थोड़ा सा आपने समझ लिया किसके बारे में, डिटरमिनेंट्स के बारे में। और अगर देखो मैट्रिक्स की बात करता हूं मैं, अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करता हूं 4 3 4 1 3 -1 5 और 4, 2 मैट्रिक्स तभी ऐड हो पाएगी जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। ठीक है, बात क्लियर है। चेक करो, ये भी 2/2 की है और ये भी 2/2 की है। और ऐड करने का तरीका समझना, पहले तो दोनों के ऑर्डर पेयर सेम होने चाहिए, फिर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड किया जाता है। इसका देखो, ये 4 कहाँ पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो ये 3 भी कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। अगर मैंने ये जैसे मान लो ये नंबर लिया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वहाँ भी मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसकी बातचीत बनाएंगे इसके साथ, इसकी बातचीत बनाएंगे इसके साथ। तो देखो 4 और 3 7, 3 में से 1 गया 2, 4 5 9 और 1 और 4 5, याद रहेगा। तो ऐडिंग का समझ में आया कैसे किया ऐडिंग। और अगर सब्ट्रैक्ट की बात करूँ, सब्ट्रैक्ट करने का भी तरीका बच्चों वही होगा, ऑर्डर पेयर सेम होने चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में से क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करना है। ये थोड़ा सा हम फास्ट मोड पर चल रहे हैं इस टॉपिक को, क्योंकि हमने आपको पूरा अच्छे से करवा रखा कब, 12th में। ठीक है, आपको अगर ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो वो वीडियो देख लेना। ठीक है, समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से। ये डिटरमिनेंट्स का थोड़ा सा हमने पढ़ा, और ये मैट्रिक्स में। अब देखो माइनस करना हो तो क्या करेंगे, 4 में से 3 गया 1, 3 में से माइनस करूंगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, और क्या बन जाएगा यहाँ पर 4, 4 में से 5 गया -1, 1 में से 4 गया -3। कोई डाउट यहाँ तक, इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करें तो कैसे करें। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया 4 3 4 1, ये 2/2 है। ठीक है, और एक मैट्रिक्स लिखा मैंने बी के लिए मैंने क्या नंबर लिख दिया 1 3 4 5। ये भी कैसी मैट्रिक्स है, 2/2। तो प्रोडक्ट के लिए एक लाइन आपको मैं लिखवा दूं दोबारा से, 12th में भी लिखवाया था आपको मैंने, कॉलम ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम। यहां पर कितने कॉलम दिख रहे हैं, 2। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल किसको होना चाहिए, नंबर ऑफ रो सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ। अगर पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल है तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे चेक करो, ये भी 2/2 और ये भी 2/2 है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम यहाँ के रो के इक्वल है। ठीक है ना। सपोज मान लो मैंने एक नंबर और लिख दिया ऐसे 6 5। अब क्या बन गया, ये 2 रो है और 3 कॉलम। क्या भी पॉसिबल है, यस नहीं है, अरे है ना, क्यों नहीं हो सकता। पहले वाले के कॉलम दूसरे रो के इक्वल है कि नहीं, चेक कर लो। और जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, जो बच जाता है 2:3 की फॉर्म में आपका आंसर आने वाला है। हमेशा आपको ये देखना है, पहले कॉलम दूसरे के रो, मल्टीप्लिकेशन। और अगर ये 2 चीज़ें इक्वल नहीं होती तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। अब अगर मल्टीप्लिकेशन इस क्वेश्चन में पॉसिबल हो गया तो सीखते हैं कैसे करेंगे। A B, इस रो को इस कॉलम से, याद आ रहा है ना, हाँ जी, क्या 4 1 जा 4 और 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, 4 6 जा 24, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4,
1 4 जा 4, 4 3 जा 12। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इस वाली रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो ये एक एलिमेंट बना, इसी रो को सेकंड वाले कॉलम से किया तो ये बनेगा। 4 3 जा 12 और 1 5 जा 5 और 4 6 जा 24 और 1 5 जा 5। कोई डाउट आता है? सॉल्व कर लो आगे। 16 27 39 8 17 और ये 29। तो मल्टीप्लाई करना सीखा आपने, किस तरह करना है कि पहले वाले एक कॉलम दूसरे रो के इक्वल होने चाहिए, ये आपने बात डिस्कस करी है। देखो यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ना है आपको, वो है ट्रांसपोज। सपोज मैं आपको ए मैट्रिक्स देता हूँ 4 3 1 4 1 0, ठीक है ना। ट्रांसपोज का मतलब भी क्या होता है, ए डैश इस तरह से दिखाया जाता है, डैश डैश से रिप्रेजेंट करा जाता है। आपको जितने भी रो में एलिमेंट्स दिखाई देंगे उसे किस में बदल देंगे, कॉलम में, ठीक है ना। रो को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा आपके पास 4 3 1। ये जो रो थी उसे मैंने कॉलम में बदल दिया। अब जैसे सेकंड रो थी सेकंड कॉलम में 4 1 और 0। पहले चेक करो, पहले आपका ऑर्डर क्या था, 2 रो 3 कॉलम। अब क्या बच्चों, 3 रो 2 कॉलम। तो जैसे ही उसका आप ट्रांसपोज कर दोगे तो ये चीज़ें पलट जाएंगी, ऑर्डर कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है? पहले 2:3 था, अब कैसा हो गया 3:2। तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज। एक बात और, सिमेट्रिक, एक पढ़ना है सिमेट्रिक और एक पढ़ना है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तब होगा जब ए डैश इक्वल टू क्या आ जाए, ए, और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ जाए। ये सब कुछ 12th का, ये थोड़ा सा हमने जल्दी फास्ट मोड में पढ़ा है, इसको याद रहेगा। तो अब तक हमने क्या क्या सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट और ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ट्रांसपोज दोबारा समझ लो कि रो को किसमें कॉलम चेंज करते हैं, कॉलम में, और सबका ऑर्डर पेयर कन्वर्ट चेंज बदल जाएगा। इसे नोट कर फिर आगे देखते हैं। अगर आपसे मैं क्या बोलूँ, कोई क्या मैट्रिक्स अपने आप में सिमेट्रिक और स्क्यू दोनों चीज़ हो सकती है, हाँ या ना? कोई मैट्रिक्स अपने आप में सिमेट्रिक भी हो सकती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकती है, क्या पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है, चेक करते हैं। देखो अगर मैं कहूँ कि भैया ए डैश इजिकल टू माइनस ए के भी इक्वल है, और मैं कहूँ आपसे बेटा ए डैश इजिकल टू माइनस ए भी है, ठीक है ना। समझ में क्या बोला मैंने, ए डैश इजिकल टू ए बी और ए डैश इजिकल टू माइनस ए बी है। तो ए डैश प्लस ए इजिकल टू क्या हो गया, ये 0, और ए डैश प्लस ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ये ए डैश। तो ए डैश प्लस ए डैश क्या बन गया, ये 2 ए डैश इक्वल टू 0। तो ए डैश इक्वल टू क्या आ गया आंसर, 0। जब ये 0 तो ए भी कितना आ गया, 0। तो एक यही केस है जब आपके पास मैट्रिक्स कैसा दे रखा होगा, 0 मैट्रिक्स दे रखा हो, उसके हर एलिमेंट कैसे हो, 0। तो वो मैट्रिक्स अपने आप में सिमेट्रिक भी होगा और अपने आप में क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स भी होगा, याद रहेगा। तो इसका आंसर आप लिख दोगे, इफ ए इज 0 मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, पूछ लेगा कि आपसे कब मैट्रिक्स सिमेट्रिक स्क्यू दोनों हो सकते हैं, तो क्या लिखोगे, 0 मैट्रिक्स। तो इफ ए इज 0 मैट्रिक्स देन ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, याद रहेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था मैट्रिक्स का। अब थोड़ा डिटरमिनेंट्स की बात दोबारा करने वाले हैं। अभी आपने डिटरमिनेंट्स में 2 बातें सीखी थी, डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, 2/2 का हो तब और 3/3 का हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। इसका आगे का कॉन्सेप्ट समझना। जैसे मान लो मैंने एक डिटरमिनेंट्स लिखा है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख दिया, पहले तो 4 3 1 और 4। माइनर जानना है आपको और क्या जानना है, कोफैक्टर, ठीक है, माइनर और कोफैक्टर। तो देखो माइनर के लिए हम m का यूज़ करेंगे, m11 m12 m21 और यहाँ पर करेंगे m22। और कोफैक्टर के लिए a का यूज़ करते हैं, a11 a12 a13 a14।
गलत हो गया ना, क्या आ गया यहाँ पर 2 1, इस जगह 2 2। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसे छुपा लो, M11 मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, पहली रो पहला कॉलम हटाओ, क्या बचा, क्या दिख रहा है, लिख दो 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, पहले मैंने फर्स्ट कॉलम को छुपाया था, अब मैं फर्स्ट सेकंड कॉलम को छुपा रहा हूँ, क्या बचेगा 1, नीचे आ जाओ 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपा लो, क्या बचेगा 4। यहाँ तक कोई डाउट है, पक्का, यही सारे आंसर यहाँ लिख दो 4 1 3 4। अब आप कहोगे कि सर जो चीज़ वहाँ लिखी वही चीज़ आपने यहाँ लिख दी, फिर दोनों में फ़र्क क्या रह गया। अब बताओ क्या फ़र्क है इन दोनों में, माइनर और कोफैक्टर में क्या फ़र्क है, क्यों अलग अलग पढ़ रहे हो। जब मैंने दोनों बातों में सेम नंबर आंसर आ रहा है तो उसे हम क्यों कहते हैं भैया वो माइनर है वो कोफैक्टर है। हाँ जी, कोफैक्टर में डायमंड एलिमेंट की वैल्यू, क्या बोला आपने, कोफैक्टर में ध्यान देना, एक बात नोटिस करना, थोड़ा सा आपको याद आ रहा है कि जहाँ पर रो और कॉलम का सम ऑड होता है, क्या होता है ऑड, रो प्लस कॉलम क्या आना चाहिए ऑड, तो क्या कर देंगे हम साइन चेंज, तो 1 + 2 3, 3 = 3 क्या था एक ऑड है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, बस फर्क इतना ही है। माइनर में और कोफैक्टर में इतना ही फर्क था कि अगर सम ऑड आ जाए कहाँ पर रो और कॉलम का, तो वहाँ पर क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे। इधर आ जाओ 2 + 1 3, साइन चेंज, कोई दिक्कत, यही छोटा सा फर्क था। और अगर रुको, अब मुझे क्या निकालना है इसके बाद, एडजॉइंट ए। हाँ जी, क्या करना पड़ता है एडजॉइंट ए को, आपका जो कोफैक्टर का आंसर आया है उसका ट्रांसपोज कर दो, ये जो रो दिख रही है ना 4 - 1 उसे किस में बदल देंगे कॉलम में, -3 और 4 सेकंड रो में दिख रहा है तो सेकंड कॉलम में बदल दो, -3 और 4। कोई डाउट किसी के मन में, पक्का। तो ये अब आपने डिस्कस किया माइनर और एक कोफैक्टर, नीचे क्या पड़ा एडजॉइंट है। दोबारा समझ लेना, कोफैक्टर निकालने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोज करो तब क्या आएगा कोफैक्टर, एडजॉइंट ए आता है, इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं। इफ कुछ देखो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लिखने वाला हूँ यहाँ पर, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कब बोलेंगे, जब एफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्या आ जाए 0 की बात याद रखना। अगर आपके पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है तो समझ जाना डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्या आने वाला है 0। नंबर 2, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। देखो वहाँ बात करी हमने सिंगुलर की, यहाँ बात करेंगे किसकी, नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर कब होगा, जब डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल 0। दोनों बातें साथ क्लियर हो जाएगी। सिंगुलर में डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आना चाहिए, नॉन सिंगुलर में डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। एक बात और, एक प्रॉपर्टी देखो हमने लिखवाई थी आपको, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू में ए और इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू में आई। ये आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। जैसे 2/2 की है तो 1 0 0 1, जिसका डायगोनल क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर 3/3 के तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास 1 1 होना चाहिए, इसके डायगोनल 1 होते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टीज आप नहीं समझ में आया आपको, ठीक है। क्या चीज़, हाँ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए कर लो चाहे एडजॉइंट ए इंटू में ए कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन ये किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ए इंटू में आई के इक्वल आता है। एक बात और, इफ तीसरी बात, तीसरी ये बात थी, चौथी बात यहाँ ध्यान देना, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी है, ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन। इसका ऑर्डर देखो मतलब एन मतलब कुछ भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है, 3/3 2/2, ठीक है ना, जो भी ऑर्डर हो सकता है कुछ भी वट एवर।
तो आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, तो वहाँ पर आपको एडजॉइंट a निकालना है, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इस इक्वल टू में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1। ये बात याद रहेगी, ठीक है। सपोज जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एक मैट्रिक्स है जो 3 × 3 की है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट a दे रखा है आपके पास 5। क्या गिवन है, 5। फॉर्मूला लगा दो, 5 की पावर डिटर्मिनेंट a की पावर क्या है, n माइनस 1। तो देखो n कितना है यहाँ पर, 3 माइनस 1, तो 5 की पावर 2, कितना आंसर आ गया, 25। तो क्या निकल गया, ये एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट आ गया है। याद रहेगा, तो जितनी भी ऑर्डर होगी बच्चों उसमें क्या कर दोगे, एक कम। ये 3-4 बातें ऐसी हैं जो मेन है। तो अब रुक जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल। एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है जो इन्वर्टिबल होगा इफ एंड ओनली इफ, कब, जब A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं बात करता हूँ, लेट कर लूँ A इज इन्वर्टिबल ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर कैसा है मैंने लिया इसमें, n, ठीक है, एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। देयर एग्जिस्ट, ये कब एग्जिस्ट होगा, ऑफ B इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n। अगर सिंपल में मैं कहूँ कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आई, ठीक है। आपको मैंने 10th 12th में क्वेश्चन भी करवाएगा, आपको याद होगा लास्ट टाइम पे कि ए बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किसके इक्वल हो जाए, आई, तो हम कह सकते हैं भाई इन्वर्टिबल इज पॉसिबल है, ठीक है। तो ए इज इन्वर्टिबल कब होगा, ऑफ ऑर्डर n, जब एक इन्वर्टिबल ऑर्डर होना चाहिए जिसमें आई कैसा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और बी एग्जिस्ट करना चाहिए मैट्रिक्स n की फॉर्म में, ठीक है। ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू बी ए, और यहाँ इजिकल टू क्या था, आई। अगर आप इसका डिटरमिनेंट कर दो ऐसे, तो इसको आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट बी इजिकल टू, और इसका मतलब क्या होगा, 1। इसे यहीं छोड़ दो। अभी आपने एक प्रॉपर्टी देखी थी, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट डिटरमिनेंट ए इनटू में आई, ठीक है। इसको डिवाइड में भेज दो, ए 1 में डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए, यहाँ भी देखो 1 में डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए इनटू में ए, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल आई। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो एक इन्वर्टिबल कब होगा, जब इस फॉर्म में बनना चाहिए, ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू आई, ए बी इजिकल टू आई की फॉर्म में बनना चाहिए। अब एक नोटिस करो, ये अगर ए है तो ये किसकी जगह शो हो रहा है, बी की जगह। तो अगर ये ए है तो ये किसकी जगह शो हो रहा है, बी की जगह, और इजिकल टू में क्या आ रहा है बच्चों, आई। चेक करो, फॉर्म बन गया ना, ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू क्या बन रहा है, आई। तो ए इज इन्वर्टिबल एंड हेंस ए इनवर्स। तो साथ जो ए के साथ वाला है वो क्या बन जाता है, इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये बी वाला क्या बन गया, ए इनवर्स की जगह है, और बी की वैल्यू क्या गिवन है, 1 में डिटरमिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ए। इस तरीके से एक फॉर्मूला क्रिएट होता है ए इनवर्स निकालने का, याद रहेगा। तो जब भी कभी हमें आपको मैंने पढ़ाया भी था, देखा होगा आपने कि प्रोडक्ट करके अगर मैं ए का बी से प्रोडक्ट करूं वो किसके इक्वल हो जाए, आई के इक्वल हो जाए, तो जो ये बी वाला होता है ना वो किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो छोटी सी प्रॉपर्टीज थी, आपको बस मेन कॉन्सेप्ट था में केवल यही जानना था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ए, ये याद करना है। देखो एक प्रॉपर्टीज और देखो, 6th, अगर ए बी का इनवर्स है, ठीक है ना, ए बी का इनवर्स की हम बात करते हैं, इन्वर्टिबल, इज इक्वल टू में क्या लिखोगे आप, बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। बात याद रहेगी। अगर मान लो ऐसा हो बी ए का इनवर्स हो,
तो जो देखो लास्ट में आता है ना उसे पहले लिखते हैं, तो इस बार ए लास्ट में तो ए को पहले लिखेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इसे कॉपी करो। देखो अब लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे आपके पास कुछ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, चाहे वो 2 इक्वेशन हो चाहे 3 इक्वेशन गिवन हो, वहाँ पर आपको एक्स वाई जेड सॉल्व करना है, एक्स या वाई सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड लीनियर इक्वेशन हो, लेकिन यूजिंग किसका करना है, डिटरमिनेंट्स का। जैसे सपोज मैं बोलूँ 4x + 5y = 2, 3x + 3y = 6, ठीक है। तो पहले आप इसमें a लिखो, a मैट्रिक्स क्या बनने वाला है, तो x के साथ जो भी है उसे लिखो, 4 5 3 और 3। यहाँ b क्या आपके पास, एक सेकेंड, x मैट्रिक्स बताओ, x क्या है, x और y। तो चेक करो, ये 2/2 की है और ये 2/1 की है। हाँ जी, आप कहते हो कि सर इसको ऐसे लिखो x y। एक बार नोटिस करो बेटा, पहले बार अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया x और y, ये क्या बन जाएगा, 1 रो और 2 कॉलम। और मैंने क्या सिखाया था, पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले रो के इक्वल होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? तो जब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल नहीं तो इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी? बात समझ आ रही है? आप खुद नोटिस करो ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, दिस और दिस। तो ये बना a, ये बना x और एक बनेगा b। b क्या, 2 और 6। देखो जो बचा है 2 और 1 की फॉर्म में है। समझाया कॉन्सेप्ट यहाँ तक? आगे देखो, इसके बाद आपको क्या क्या निकालना है, जो पहले इसका डिटरमिनेंट a निकाल लेना, बता रखा है कैसे। फिर क्या निकलने वाला इसका कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट a, ये सब निकालने के बाद लास्ट में क्या निकालना है, a इनवर्स। इस तरह फॉर्मूला लगा के तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखो ax = क्या है, b। चेक करो, a को अगर x अप्लाई करो तो क्या आता है, b। तो x = a इनवर्स b। अब x की वैल्यू जो भी है वो यहाँ रख देंगे और a इनवर्स का जो भी आंसर है उसे यहाँ, और b का आंसर पुट करके सॉल्व कर देंगे। कैसे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी और y। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स का यूज़ करके क्या सॉल्व करते हैं, x और y को वैल्यू निकालते हैं, x y z जो भी लीनियर इक्वेशंस है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट बेसिक था जो हमने पढ़ा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का, बहुत फास्ट मोड में पढ़ा है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत डीपली पढ़ूँ तो जानूँ, तो उसकी जो क्लास 12 की वीडियोज़ हैं वो जो वहाँ पे जाके देखें, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हमने लेटेस्ट अभी भी पढ़ा है तो याद है, पेपर भी दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इससे डायरेक्ट कर सकते हो।